दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपन सीनियर सेकेंडरी लेवल का 12वीं क्लास की जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन, वो चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा है और उसमें अपन ने 3 चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो हिस्ट्री अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरी अपन ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, कैसे वो उत्पन्न होती है, किस चीज़ में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है और विस्थापन धारा केवल और केवल संधारित्र में ही पाई जाती है। और मैक्सवेल के जो समीकरण हैं 4 समीकरण उन्होंने दिए और चौथे समीकरण में उन्होंने मॉडिफिकेशन भी किया था विस्थापन धारा को इन्वॉल्व करके। तो वो चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। आज अपन बात कर रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं जिसके कारण वो उत्पन्न होती हैं। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सोर्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत क्या है दोस्तों? देखिए सबसे पहले डेफिनेशन एक बार कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है कि वे त्रिविम तरंगे या वे स्पेस वेव्स जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और आपस में भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। परिभाषा अपन वापस लिखते हैं, वे त्रिविमीय तरंगे, वे त्रिविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक समान कला में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत, एक समान कला में एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। करें तो वो क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इनके स्रोत क्या क्या हैं? देखिए स्रोत, इसमें अपन डायग्राम बनाएं तो डायग्राम ऐसे इधर यदि विद्युत क्षेत्र है तो ये चुंबकीय क्षेत्र, इधर यदि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है तो इधर विद्युत क्षेत्र, इन दोनों में 90 डिग्री का कोण एंगल होता है और ये तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होती हैं दोस्तों? लंबवत होती हैं। ठीक है, तो स्रोत क्या क्या है? देखिए सबसे पहला स्रोत क्या है? आवर्ती रूप से दोलन गति कर रहे आवेश से उतनी ही आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अर्थात
एक त्वरित आवेश, अर्थात एक त्वरित आवेश या एक त्वरित विद्युत आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत होता है, तरंगों का स्रोत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होता है दोस्तों? स्रोत होता है। सर्वप्रथम किसने? सर्वप्रथम हर्ट्ज ने। कौन सी ईयर में? 1888 में। ठीक है, सर्वप्रथम हर्ट्ज 1888। सर्वप्रथम हर्ट्ज ने विद्युत आवेश, सर्वप्रथम हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रायोगिक रूप से प्राप्त की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रायोगिक रूप से किसने प्राप्त किया, और उसमें सबसे पहला नाम आ जाए मैक्सवेल का, दूसरा नाम आ जाए हर्ट्ज का, तीसरा नाम आ जाए मार्कोनी का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोगिक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसने प्राप्त किया? हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने 1888 में। और हर्ट्ज ने बताया कि जो त्वरित आवेश, जो विद्युत आवेश होता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। इन्होंने अपने प्रयोग में, हर्ट्ज ने, इन्होंने अपने प्रयोग में दो धात्विक घुंडियों को, यानी मेटलिक घुंडियों को, दो धात्विक घुंडियों के मध्य उच्च विभवांतर लगाकर विद्युत विसर्जन करवाया। इस विद्युत विसर्जन से विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया। ये किसने किया? विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया। किसने? हर्ट्ज ने प्राप्त की। इस प्रयोग में हर्ट्ज को लगभग 6 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली 6 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवें प्राप्त हुई। इस प्रयोग में हर्ट्ज ने लगभग 6 मीटर 1879 में, ठीक है, ये हर्ट्ज का प्रायोगिक प्रयोग है, प्रायोगिक सत्यापन है। किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और उन्होंने कितनी लंबाई की प्राप्त की? 6 मीटर तरंग दैर्ध्य को, 6 मीटर लंबी तरंग दैर्ध्य को प्राप्त किया हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में। ठीक है, नेक्स्ट जो स्रोत, मार्कोनी नाम का एक वैज्ञानिक था, जगदीश चंद्र बसु, जेसी बोस जिसे अपन कहते हैं, वैज्ञानिक जेसी बोस, वैज्ञानिक बसु, बसु का मतलब है जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु
ने 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर 5 mm से 25 मिलीमीटर तरंग धैर्य वाली EM प्राप्त की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंगे प्राप्त की, EM तरंगे प्राप्त की, जिन्हें अधिक दूरी तक सहसूचित किया, लेकिन हर्ट्ज एवं बसु के प्रयोग से प्राप्त तरंगे प्रयोगशाला तक ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित थी। ठीक है, इसके बाद में कौन आया? मार्कोनी ने अपने प्रयोग में विद्युत विसर्जन के एक घुंडी को एक ऊर्ध्वाधर तार से तथा दूसरी घुंडी को भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित का मतलब है दोस्तों अर्थिंग कर दिया। उच्च विभवांतर लगाकर इसी में आगे हैं, उच्च विभवांतर लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM तरंगे प्राप्त की, जिन्हें कई किलोमीटर तक भेजा जा सकता है, मार्कोनी के प्रयोग के बाद ही बेतार को दोस्तों वायरलेस कहते हैं। बेतार संप्रेषण का विज्ञान विकसित हुआ। विज्ञान क्या हो गया? विकसित हो गया है। ये 4 जो बातें हैं कि
विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्रोत है वो क्या है दोस्तों, त्वरित आवेश। हर्ट्ज ने भी इसको बात को बताया, जेसी बोस ने भी बताया, लेकिन हर्ट्ज की और जेसी बोस की जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बातें थी वो केवल लेबोरेटरी तक सीमित रही। लेकिन मार्कोनी ने अपने प्रयोग में विद्युत विसर्जन के कि मतलब 2 इलेक्ट्रोड लिए उसने, एक घुंडी का मतलब धातु की कोई प्लेट से ही है, कोई एक ऊर्ध्वाधर तार से, तथा दूसरी घुंडी को अपन ने किससे कर दिया, अर्थिंग कर दिया, और उच्च विभवांतर लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें प्राप्त की, जिन्हें कई किलोमीटर तक क्या किया गया, डिटेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पता लगाया। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, और गुण अपन को अच्छी तरीके से याद रखने हैं क्योंकि इन गुणों से अपने पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आना है। ठीक, 55 नंबर अपनी 11वीं की क्लास से क्वेश्चन आने हैं। 55 क्वेश्चन, और 55 ही क्वेश्चन अपने यूजी से आने हैं। 110 20 क्वेश्चन अपने पीजी से, 10 क्वेश्चन अपने पीजी से आने हैं 120, और बाकी का जो 30 नंबर बच गया है वो आपके पेडागोजी से क्वेश्चन आने हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, 11वीं की, 12वीं की, कॉलेज की, पीजी की, सारी बहुत अच्छे से सीरियसली तैयारी अपन को करनी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है। सबसे पहला गुण कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं। ठीक है, ये गुण है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। ठीक है, वेग होता कितना है, c इक्वल्स टू 2.99792458 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया कि भाई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका चाल जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल c से दी जाती है, और c इक्वल्स टू क्या होता है 1/μ0 अंडर द रूट। ठीक है, या c बराबर क्या होता है दोस्तों ω/k। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k क्या है, तरंग संचरण नियतांक। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πν, और k बराबर क्या होता है दोस्तों 2π/λ। ध्यान याद रखोगे इनको, जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k क्या है, तरंग संचरण नियतांक है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रोपागेट कर रही है तो उसका संचरण नियतांक क्या हो जाएगा k, और उसका मान कितना हो जाएगा 2π/λ हो जाएगा। ठीक है, ये तो किसकी बात कर रहे हैं, निर्वात की। किसकी बात है दोस्तों, निर्वात की। और यदि निर्वात के अलावा कोई माध्यम हो तो क्या हो जाएगा Cm, m फॉर मीडियम है माध्यम, और ये क्या हो जाएगा 1/μm/ε अंडर द रूट, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे। μm का मतलब 1/μr μ0 ε0, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/μ0 ε0, इसको अलग कर दें, और इनटू 1/μr ε0, और ये क्या हो गया c। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू μr ε0 अंडर दी रूट। ठीक है, यानी निर्वात के अलावा अपन किसी माध्यम की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, वह बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ई, यानी का अनुपात
c के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यानी E अपॉन बी, ई का परिमाण अपॉन बी का परिमाण, ठीक है। या इसका मैग्नीट्यूड अधिकतम मान, और ये किसके बराबर होता है, सी के, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। अर्थात इन तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, इन तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, और इसी कारण क्या हो सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण हो सकता है। तो ये भी लिख सकते हैं अपन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का दोस्तों क्या हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है, ठीक है। पांचवी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो देखिए, छठी क्या है कि माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के पैराविद्युतांक, माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के पैराविद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। वर्गमूल के बराबर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्नेल के नियम से अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से अपन जानते हैं, स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन, कि अपवर्तनांक n इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, c अपॉन वी। क्या होता है, c अपॉन वी। भाई निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन किसी माध्यम में वेग, और n इसको अपन क्या लिख सकते हैं, c क्या है 1/μ0ε0, और v क्या है 1/, तो बराबर इसको अपन ने लिखा, c को लिखा μ0, c को अपन लिख सकते हैं 1/μ0ε0 अंडर द रूट बटे v को क्या लिखा अपन ने μm लिख दिया। तो n बराबर क्या हो गया दोस्तों, μ ऊपर चला गया, μm अपॉन μ0ε0r अंडर द रूट, और इसको अपन लिखेंगे तो ये क्या कट गया, μr μ0 ε0 अंडर द रूट बटे μ0 अंडर द रूट कट गया, तो ये क्या गया μr ε0r अंडर द रूट आ गया। और यदि सामान्यतः म्यू आर की वैल्यू, यदि जो माध्यम है उसमें किसी प्रकार के कोई चुंबकीय गुण नहीं है, तो म्यू आर यानी चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो यहाँ अपवर्तनांक की वैल्यू अपने लिए क्या हो जाती है, n इक्वल्स टू εr का अंडर रूट। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो अपवर्तनांक है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए उसका मान कितना होता है, εr के वर्गमूल के बराबर होता है, n बराबर εr अंडर द रूट। ये क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी माध्यम की आपेक्षिक
विद्युतशीलता होगी दोस्तों। ये क्या होगी? माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता होगी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ये प्रॉपर्टी इसमें आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इन तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत का ये पालन करती हैं। सात नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अपवर्तन कोमा परावर्तन कोमा व्यतिकरण, अपवर्तन कोमा परावर्तन कोमा व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण भी होता है, ध्रुवण आदि हो सकता है तथा ये तरंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। क्या करती हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत का ये पालन करती हैं। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, इसके बाद में न्यूमेरिकल आ जाएंगे कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, क्योंकि वही विद्युत चुंबकीय, यही मतलब है कि विद्युत क्षेत्र भी होता है उनमें और चुंबकीय क्षेत्र भी उनमें होता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत ऊर्जा भी स्टोर होगी और चुंबकीय ऊर्जा भी स्टोर होगी। तो यहां देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व U, छोटा u दोस्तों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अपने पास में आएगा। ठीक है, हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा घनत्व, UE बराबर क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 E², यानी एनर्जी, ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या है दोस्तों? ऊर्जा बटे आयतन। तो इसको अपन क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। UE 1/2 एप्सिलॉन 0 E², ये तो कौन सी होगी? विद्युत ऊर्जा घनत्व। ठीक है, ऐसे ही चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, UM बराबर कितना हो जाएगा? देखो 1/2 तो अपनी जगह है ही, और विद्युत ऊर्जा यानी एप्सिलॉन 0 विद्युत को है, तो एप्सिलॉन 0 को किससे रिप्लेस कर दो? μ0 से, 1/μ0 से रिप्लेस कर दो। यदि आप विद्युत क्षेत्र में कोई फॉर्मूला जानते हो तो एप्सिलॉन 0 को 1/μ0 से रिप्लेस कर दोगे और E को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? B से रिप्लेस कर दोगे, तो वो जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा। तो देखो UM इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 है तो 1/, तो ये क्या हो गया? B²/2μ0, क्या हो गया? B²/2μ0। तो कुल ऊर्जा घनत्व क्या हो गया भाई? U बराबर UE प्लस UM बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E² प्लस 1/2 B²/μ0। ठीक है, ये आप जानते हो, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन बट E/B बराबर अभी अपने पढ़ा है C, पढ़ा है ना? तो B बराबर क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट B बराबर रख दो E/C। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? U इक्वल्स टू B बराबर रखना है E/C, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 E² प्लस 1/2 μ0, और B² का मतलब क्या हो गया? इंटू E²/C²। ठीक है भाई, और C² इक्वल्स टू अपन जानते हैं μ0 एप्सिलॉन 0, C² है तो रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू पुट कर दो। इंप्लाइज दैट U इक्वल्स टू
1/2 ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू ज़ीरो इंटू ई स्क्वायर अपॉन म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो, ये ऐसा आ गया। ठीक है, म्यू ज़ीरो से म्यू ज़ीरो कट गया तो क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर। आधा आधा क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया। तो ये क्या हो गया u बराबर एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और यदि अपन, ये तो क्या है विद्युत ऊर्जा के रूप में कुल ऊर्जा घनत्व आ गया, और चुंबकीय ऊर्जा के रूप में तो वही बात, एप्सिलॉन ज़ीरो को किससे रिप्लेस कर दोगे 1/μ0, तो u बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों। यदि यही बात अपन किसके बारे में कहें कि जैसे मान लो अपन यहाँ अपन ने रिप्लेस किया है b को, यदि अपन e को रिप्लेस कर दें तो e बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों bc, और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा u इक्वल्स टू आ जाएगा b²/μ0। यानी एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आगे विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनकी ऊर्जा और उनका ऊर्जा घनत्व अपने पास में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो 9 नंबर की प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, और ये क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व यानी u बार या u मीन। क्या आ गया u मीन। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन है, ऊर्जा ये है, इसका अपन क्या ले लेंगे मीन ले लेंगे। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको, कैपिटल ए। ठीक है, तो समीकरण ए से u इक्वल्स टू क्या हो गया, ये कुल ऊर्जा घनत्व आ गया μ0 ई स्क्वायर प्लस 1/2 b²/μ0। इसका अपन को क्या लेना है दोस्तों, औसत लेना है। तो औसत लें इसका, तो ये क्या हो गया औसत लें, u का औसत इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर का औसत प्लस औसत 1/2 b²/μ0 का औसत। ठीक है, और इनका औसत अपन लेंगे, जैसे ये तो नियतांक है, ई स्क्वायर का औसत लेंगे तो ये क्या हो जाएगा E0 यानी इसका अधिकतम मान बटे 2 और E0 इसका अधिकतम मान बटे 2। तो ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट u का औसत मान बराबर 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर का औसत प्लस 1/2 μ0 b² का औसत। ठीक है, और अपन जानते हैं क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसके लिए विद्युत क्षेत्र अपन लिखें तो ये क्या हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी या EM साइन ओमेगा टी, अधिकतम मान है आयाम, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो E स्क्वायर इक्वल्स टू EM² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक पूर्ण चक्कर के लिए, किसी तरंग के एक पूर्ण चक्कर के लिए इसका मान कितना होता है 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात हो गई कि u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू E0² या 1/2 μ0, और ये क्या आ जाएगा B0²/2। नोट है तो नोट है, EM है तो अधिकतम मान, तो ये क्या हो गया इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर प्लस 1/4 μ0 और इंटू क्या हो गया B0²। ये क्या आ गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का औसत मान आ गया। क्या आ गया औसत मान आ गया। ठीक है, और अब अपने पास में जो इक्वेशन आई थी कौन सी, इनको यदि अपन वैसे करें कि b को e अपॉन रिप्लेस से करें तो ये क्या u आ गया। और अब अपने पास में एक इक्वेशन आई थी कि दोनों का औसत कितना था, ऊपर वाली समीकरण आई थी अपने पास में कि u इक्वल्स टू क्या था एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर था ना, इसका अपन औसत लेंगे तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ज़ीरो और इसका ई स्क्वायर का औसत
ठीक है भाई। और एप्सिलॉन जीरो और इसका औसत क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो तो नियत है, ये ई स्क्वायर और इसका औसत क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर आ जाएगा। और वो जो टर्म अपने पास में आई वो आ जाएगा, तो उसका भी आ जाएगा औसत। यानी दोनों को अपन क्या जोड़ करेंगे, इनको अपन जोड़ेंगे तो ये भी यही क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, औसत मान मिटा दो। नेक्स्ट देखिए, अब मेन जो बात है वो क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा, तो पॉइंटिंग सदिश 10 नंबर क्या है, पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश एस होता क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को, किसकी ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं, को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। यानी S बराबर क्या हो गया दोस्तों, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुणा समय, क्षेत्रफल गुणा समय, यानी U बटे A क्षेत्रफल इंटू क्या हो गया T। ठीक है, हो गया। या पॉइंटिंग सदिश की परिभाषा होगी। और पॉइंटिंग जो सदिश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को ले जाने में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा U A। अब देखिए दोस्तों, इसमें x का अपन ऊपर गुणा कर दें, x का नीचे गुणा कर दें, यानी x कोई डिस्टेंस है तो क्षेत्रफल इंटू डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा v आयतन। तो U एनर्जी है और ये x का x पड़ा रहा, a इंटू एक्स क्या हो गया दोस्तों v, और ये क्या हो गया x गुण यानी x/t। और x/t आपको पता है वेग को शो करता है, यानी इसको अपन कर दें u/v और इंटू क्या हो गया c क्या है प्रकाश का वेग, यानी ये ऊर्जा घनत्व है, यानी छोटा u और ये क्या हो गया दोस्तों c। यानी S इक्वल्स टू क्या है cu लेटर cu से याद हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, u अभी अपन ने पढ़ा है औसत ऊर्जा घनत्व है, तो ये क्या था एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू क्या हो गया c, क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इंटू क्या हो गया c हो गया। और s बराबर क्या हो गया यहाँ से एप्सिलॉन जीरो क्या हो गया दोस्तों e, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं bc स्क्वायर, यानी एक e अपन ने अलग छोड़ दिया और एक e को अपन ने क्या लिख दिया b इंटू सी स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो, इसको अपन ने तोड़ा तो एप्सिलॉन जीरो इंटू ई और e इंटू सी, और e/b बराबर क्या है c। तो e बराबर क्या हो गया दोस्तों bc। तो क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो e और इंटू क्या हो गया bc स्क्वायर, और ये क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो, ये समझ में आ गई ना बात, e और e की वैल्यू अपन ने पुट कर दी e बराबर bc, तो ये क्या हो गया bc स्क्वायर। और यहां से एप्सिलॉन जीरो eb, ठीक है, और c स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो, तो ये क्या हो गया 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कट गया और ये क्या आ गया s बराबर आ गया अपने पास में EB/μ0। s बराबर क्या आ गया EB/μ0। सदिश रूप में इसको लिखें, सदिश रूप में इसको लिखें तो s सदिश इक्वल्स टू 1/μ0 और क्या आ गया दोस्तों E×B, क्या आ गया E×B। अब अपन जानते हैं क्या कि B बराबर μ0H चुंबकन क्षेत्र, तो यहां से B/μ0
क्या है, बी अपॉन म्यू जीरो, यानी एस बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ई क्रॉस एच भी लिखा जा सकता है। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को डिनोट कर रहा है और इसे अपन क्या कहते हैं, पॉइंटिंग सदिश कहा जाता है। ये भी आपके न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कोई सा भी फॉर्मूला आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है, 11वें नंबर का पॉइंट है, वह है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता, और क्या होता है, पॉइंटिंग सदिश का औसत मान। तीव्रता क्या होती है, पॉइंटिंग सदिश का औसत मान, पॉइंटिंग सदिश का औसत मान विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता के बराबर होता है, तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, यानी I बराबर क्या हो गया दोस्तों, I बराबर क्या हो गया, एस एवरेज। I बराबर क्या हो गया, एस एवरेज, या ई बी अपॉन म्यू जीरो का एवरेज। ठीक है, और ये अपन मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, एस ई बी अपॉन म्यू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, I बराबर अपने पास में आ जाएगा ई एम बी एम अधिकतम मान बटे 2 म्यू जीरो। ठीक है, या एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो सी। ई एम स्क्वायर, क्योंकि बी एम बराबर क्या है, ई एम अपॉन सी, तो ई एम स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो सी, और यहां किसकी वैल्यू अपन पुट कर दें, या ई एम की वैल्यू लिख दें बी एम सी, तो क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर सी अपॉन 2 म्यू जीरो। ठीक है, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यू एवरेज औसत इंटू सी। तो जैसे आई बराबर सी यू है, एस बराबर क्या था, सी यू, तो आई बराबर क्या है, इसका औसत यानी एस का औसत, यानी सी यू का औसत। सी तो नियतांक है तो सी, और क्या हो जाएगा, यू का औसत। क्या हो जाएगा, यू का औसत। तो ये क्या हो गई, तीव्रता हो गई। और नेक्स्ट 12 नंबर का पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग P। ठीक है, और संवेग क्या होता है, तीव्रता बटे सी। P बराबर संवेग ऊर्जा बटे सी। ठीक है, P बराबर क्या हो गया, U अपॉन सी। U क्या है, ऊर्जा है। यदि सतह पूर्णतः कैसी है, अवशोषक है, यदि सतह क्या है, पूर्णतः अवशोषक है, कि सतह को स्थानांतरित ऊर्जा है, ये सतह को स्थानांतरित ऊर्जा या सतह को स्थानांतरित संवेग क्या है, ये सतह को स्थानांतरित संवेग। ठीक है, और यदि सतह पूर्णतः अवशोषक है तो क्या हो जाएगा, संवेग P बराबर U अपॉन सी, और सतह पूर्णतः परावर्तक है, यदि सतह पूर्णतः परावर्तक सतह है
तो संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर आपतित संवेग माइनस परावर्तित संवेग, आपतित संवेग माइनस परावर्तित संवेग, और संवेग u/c होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P बराबर u/c माइनस u/c, तो P बराबर क्या हो जाएगा 2u/c, यानी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तभी माइनस है। आपतित तो इधर से, परावर्तित इधर से, तो इसकी डायरेक्शन को यदि अपन पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का दाब। दाब बराबर क्या होता है, नेक्स्ट 13 नंबर, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। विद्युत चुंबकीय तरंगों का दाब, ये ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का दाब, प्रेशर, दाब, और होता क्या है, P बराबर I/c। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। क्या है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी F/A, दूरी x गुणा x, F × x क्या हो गया, ऊर्जा, कार्य, और बटा क्या हो गया, U। क्षेत्रफल का मतलब क्या है दोस्तों, V, आयतन, और ऊर्जा बटे आयतन का मतलब क्या है, U एवरेज। क्या है, U एवरेज। हम जानते हैं I बराबर U एवरेज इंटू C, तो U एवरेज बराबर क्या आ गया, I/c बराबर क्या आ गया, U एवरेज, और U एवरेज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दाब। तो क्या हो गया, I/c, ये हो गया इसका दाब फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट। P बराबर क्या हो गया, I/c, ठीक है। तो दाब को कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं और संवेग को छोटे p से, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इस हिसाब से आज अपन ने पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत तो क्या है, यानी वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज जो आपको आती हैं वो तो आपको पढ़नी नहीं है, कि जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, नहीं पढ़नी है। इनका ध्रुवण विवर्तन सब कुछ इनका हो सकता है, वो भी नहीं पढ़नी है। प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, वो भी नहीं पढ़नी है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, वो भी नहीं पढ़नी है। आपको कहाँ से पढ़नी है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा, पॉइंटिंग सदिश क्या होता है, ठीक है। पॉइंटिंग सदिश का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लोगे वहाँ से, वो बहुत सिंपल है। इनका वेग क्या होता है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, इनका दाब क्या होता है, पूर्णतः अपोर्तक, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ और पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ के लिए क्या होता है। ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पक्का आना है, समझ गए बात को। और अब अपना इस चैप्टर में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे थी उसमें अब अपन नेक्स्ट क्लास में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, और उसके लिए केवल आपको एक वर्ड याद करना है, GXUVIMR। इसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। G का मतलब है गामा रेज, X का मतलब है एक्स रेज, U का मतलब है अल्ट्रावायलेट, V का मतलब है विजिबल, I का मतलब इंफ्रारेड, M का मतलब माइक्रोवेव, और R का मतलब क्या है दोस्तों, रेडियो वेव्स। विद्युत चुंबकीय ये तरंगों का 7 इसमें तरंगे हैं। जैसे ही GXUVIMR इधर से इधर चलते हैं तो लैम्बडा बढ़ता है, यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, और इधर से इधर चलते हैं तो आवर्ती बढ़ती है। यानी सबसे ज़्यादा जो आवर्ती होती है वो गामा किरणों की, और सबसे ज़्यादा आवर्ती, सबसे कम जो आवर्ती होती है वो रेडियो तरंगों की आवर्ती होती है, जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि गामा किरणें, इनकी भेदन क्षमता क्या होती है, क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे ये उत्पन्न होती हैं, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इनके अनुप्रयोग क्या क्या हैं, जो अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपन बहुत सीरियसली इनको आज अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।